चंद्रेश अपने भैया श्रीनिवास के साथ पागलपुर गांव में रहता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो शहर जाना चाहता था। श्रीनिवास खेतों में कड़ी मेहनत करके अपना गुजर बसर करता था। चंद्रेश श्रीनिवास को इस तरह काम करता देखकर बहुत चोट पहुंचती थी। वो जल्द से जल्द अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता था ताकि वो विश्वास को खुशहाल जिंदगी का सुख दे सके। शाम होने पर श्रीनिवास खेत में काम करने घर आता है। चंद्रेश अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहा था। श्रीनिवास मुंह धोकर खाना खाने बैठता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। भैया आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो छोटे, क्या हुआ? भैया आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। अच्छा, कब जाना है और इन सब में कितना पैसा लगेगा? भैया वो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है और शहर में मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। छोटे तू पैसे की चिंता मत कर। बात रही अकेले रहने की, तो अब तो बड़ा हो गया है, अकेले रहना सीख ले। आखिर मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्रीनिवास खेत पर ना जाकर जमींदार के पास जाता है। और भाई साहब कैसे आना हुआ? आपकी चौखट पर तो लोग तभी आते हैं जब उन्हें धन का लेन देन होता है। तो कहिए, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? जी मुझे अपना आधा खेत बेचना है, थोड़ा बढ़िया सौदा बताओ। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जिसकी वजह से आपको खेत बेचना पड़ रहा है? वो छोटे को पढ़ाई के लिए गांव से बाहर भेजना है। पढ़ाई लिखाई के लिए आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हो? आपसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। हे भगवान, मुझे पता है मैं मूर्ख हूँ, इसलिए तो अपनी जमीन बेच रहा हूँ। तो आप मूर्ख क्यों बनना चाह रहे हो? मेरी सलाह मानो, उसको भी खेती बाड़ी के काम में लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सलाह का। आप जमीन की कागजात तैयार करो, बाकी मैं देख लूंगा। ये तो बहुत ही मूर्ख है। भला पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अपना घर बार छोड़ता है क्या? इन मूर्खों का कोई इलाज नहीं। भगवान इन मूर्खों को बुद्धि दे। खुद तो श्राप भुगत रहे हैं, साथ ही मूर्खों वाली सलाह भी दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जमींदार से पैसे लेकर घर लौटता है और चंद्रेश से कहता है, ये ले छोटे, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन भैया ये इतने पैसे कहाँ से आए? तो आम खा गुठलियों को मत गिन। मैंने रामू को कुछ पैसे उधार दिए थे, आज मैंने मांगा तो उसने लौटा दिए। ये वही पैसे हैं। चंद्रेश उन पैसों को थाम लेता है। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास चंद्रेश को कुछ दूर तक छोड़ने जा रहा था। तभी उन्हें गांव के दो लोग मिले और वो उन दोनों को साथ जाता देख बोले, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ निकल लिए? बिजली घर जा रहे हैं, गांव की बत्ती गुल करवाने। लेकिन गांव में तो बिजली है ही नहीं। तो पहले बिजली ले आएंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन काट देंगे। बात तो तुमने सही कही है। इससे गांव वालों को बहुत भला होगा। अगर गांव में बिजली का कनेक्शन लगा तो उसका बिल भरते भरते हम घर से बेघर हो जाएंगे। श्रीनिवासन, हमने सुना है तुमने अपना आधा खेत बेच दिया है। अगर बेचना ही था तो पूरा खेत बेच देते, उससे पैसे भी ज्यादा मिलते। और आपने तो घाटे का सौदा कर लिया। आपको तो खेत के साथ साथ अपना घर भी बेच देना चाहिए था, ताकि और पैसे मिलते। हाँ सही कहा तुम दोनों ने। घर के साथ साथ मैं अपने भाई को और खुद को भी बेच देता तो सारी झंझट ही खत्म हो जाती। बात तो तुम 100% की कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम अपने भाई को लेकर जेल चले जाओ। वहाँ तुम्हें फ्री में खाना, रहना और काम भी मिल जाएगा। हाँ, तुम कितना बुद्धिमान हो। पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान तुम ही हो। अच्छा, हम चलते हैं। श्रीनिवास और चंद्रेश आगे बढ़ जाते हैं। ये भला यहाँ से क्यों चला गया? और उसे बिजली घर जाना है ना, उसने बताया तो था। हाँ याद आ गया मुझे। दोनों भाई कितने भले हैं, गांव वालों का कितना भला सोचते हैं। चलो आओ, हम दोनों भी चलें। हम दोनों इस गांव के सबसे होशियार लोगों में से एक हैं। श्रीनिवास जरूर हमारी सलाह मानेंगे। वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। श्रीनिवास चलते चलते चंद्रेश से कहता है, न जाने गांव वालों को कौन समझाए। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बुद्धि नहीं दी।
भैया मैं जब शहर से पढ़कर आऊंगा तब इस गांव में स्कूल खोलूंगा ताकि इन ना समझों को शिक्षा दे सकूं, ताकि ये अपना भला बुरा सोच पाएं। तुम्हारी शिक्षा से इन मूर्खों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन गांव वालों पर ऋषि मुनि का श्राप है। कैसा श्राप भैया? मैंने उन्हें बचपन से ही इसी तरह अजीबो गरीब बातें करते हुए सुना है। गांव के सभी लोग मूर्ख कैसे हो सकते हैं? एक पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि तप कर रहे थे और उसी पेड़ से एक लकड़हारा लकड़ियां एकत्रित करने के लिए पेड़ की शाखा को काट रहा था। लेकिन वो इतना मूर्ख था कि वह जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी पेड़ की शाख को काट रहा था। पेड़ के नीचे उसका दूसरा साथी कटी हुई लकड़ियों को एकत्रित कर गट्ठर बना रहा था। जब पेड़ की शाखा पूरी तरह से कट गई तो वह शाखा के साथ ही ऋषि मुनि के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से ऋषि मुनि का तप भंग हो गया। तप भंग होने की वजह से ऋषि गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। ऋषि मुनि को गुस्सा देख वो दोनों हंस रहे थे। धूर्त शिरोमणि, तूने मेरी तपस्या को पूर्ण होने से रोका है। तुम्हारे इस मूर्खता का दंड तुम्हारे पूरे इस गांव को भुगतना पड़ेगा। गांव के सभी लोग मूर्ख बन जाएंगे, मूर्ख बनकर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह है मूर्खों की कहानी। मैं तो दूसरे गांव से यहाँ आया था, इसलिए मुझ पर श्राप का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन भैया इन मूर्खों का कोई इलाज नहीं है क्या? क्योंकि अगर मैं गांव में स्कूल भी खोलता हूँ तो इस श्राप के कारण कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इससे मेरा गांव में स्कूल खोलने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। भैया हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। यह तो वो ऋषि मुनि ही बताएंगे जिन्होंने इनको इस हाल में छोड़ा है। वह ऋषि बहुत गुस्से वाले हैं। भैया क्यों ना हम उन ऋषि के पास जाएं और उनसे मदद मांगे। मैं समझ गया कि तू क्या चाहता है। तू चाहता है कि हम दोनों उन ऋषि मुनि के पास जाएं और जाकर गांव वालों को श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय ढूंढें। अब वो दोनों जंगल में उसी ऋषि मुनि को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूरी पर बरगद का एक विशाल वृक्ष दिखता है, जहाँ पर वही ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। वो दोनों हाथ जोड़कर उसी मुनि के आगे खड़े हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, बच्चों तुम यहाँ, बच्चों तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हम दोनों भाइयों का प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, हम आपके समक्ष एक चिंता लेकर आए हैं। बोलो क्या परेशानी है? गुरुजी, आपने जिन मूर्खों की सजा पूरे गांव को दी थी, मैं उसी गांव से आया हूँ। गलती से भूल हो गई थी, लेकिन आपने पूरे गांव को ही मूर्ख बना दिया। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। कृपया कर आप उन लोगों को अपने श्राप से मुक्त कीजिए। मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तुम भले व्यक्ति हो जो उन मूर्खों के बारे में भला सोच रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। श्रीनिवास ऋषि के साथ अपने गांव आता है और ऋषि गांव में सभी लोगों को एकत्रित कर श्राप मुक्त करते हैं। वो सभी फिर से मूर्ख से अक्लमंद हो जाते हैं। सभी लोग ऋषि को धन्यवाद देते हुए निविदा करते हैं। श्रीनिवास चंद्रेश को शहर भेज देता है। कुछ सालों बाद चंद्रेश पढ़ लिख कर गाँव वापस आता है। वो गाँव में बच्चों के लिए स्कूल खोलता है। वो उस विद्या के मंदिर में लोगों को शिक्षा देने लगा। गांव के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने आया करते थे। इसी तरह चंद्रेश और श्रीनिवास ने गांव वालों की भलाई के लिए हमेशा योगदान दिया।